हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। दिस इज़ पार्ट 2। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूं और आप लोग उसे ज़रूर देखिए। जिसने नहीं देखा, जिसने देख लिया है वो पार्ट 2 देखिए। ओके, तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको एसिड बेस के बारे में बताया था, उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। अभी उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, लास्ट टाइम मैंने कुछ एक इंडिकेटर, आपको एक डेफिनेशन बताई थी। उन इंडिकेटर्स में हमने टर्मरिक और लिटमस पेपर को डिस्कस कर लिया था। चाइना रोज़ मैंने आपको स्टडी करने के लिए दिया था। देखिए, चाइना रोज़ जो इंडिकेटर है इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। इट टर्न एसिडिक सोल्यूशन टू डार्क पिंक या मैजेंटा कलर। अगर चाइना रोज़ जो इंडिकेटर है, बेसिकली क्या होता है कि चाइना रोज़ में से उस लिक्विड फॉर्म में, इंडिकेटर के फॉर्म में जो उसके अंदर जूस है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको फिर एसिड इंडिकेटर की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो अगर हम किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हम कोई एसिडिक सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें वो जो जूस हमने, जो चाइना रोज़, इसका लोकल नेम भी मैंने बताया था गुड़हल, अगर वो जो हमने इस चाइना रोज़ से जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है इंडिकेटर की फॉर्म में, उसको हम एसिडिक सॉल्यूशन से अगर मिला देते हैं, सो वो जो सॉल्यूशन है एसिडिक सॉल्यूशन, इट कन्वर्ट्स इनटू पिंक। तो यहाँ पे हमें क्या इंडिकेट हो रहा है कि जो कोई भी सॉल्यूशन है हमारे पास, कोई भी अगर सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस अवेलेबल है, उसमें चाइना रोज़ इंडिकेटर अगर हम मिक्स करते हैं और वो अगर पिंक कलर में, ठीक है, डार्क पिंक कलर में चेंज हो जाता है, देन इट मीन्स वो सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है। ऑन द सेम वे, अगर कोई सब्सटेंस, उसमें कोई सब्सटेंस हम लेते हैं, केमिकल सब्सटेंस हम अगर लेते हैं, उसमें चाइना रोज़ इंडिकेटर मिलाने पर अगर उस सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाता है टू ग्रीन, इट मीन्स वो सब्सटेंस क्या है, बेसिक इन नेचर है, ठीक है। सो यहाँ तक ये था अबाउट चाइना रोज़, ठीक है। एक और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक और इंडिकेटर के बारे में बताया था। आई थिंक मैंने वहाँ पे जो उसका प्रोनाउंसिएशन था वो नेफ्थलीन कर दिया था। सॉरी, इट्स माय अपॉलॉजी फॉर यू। सो प्लीज़ देखिए, वो जो उसका प्रॉपर जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज़ फिनोल्फ्थलीन। वो नेफ्थलीन बोल दिया था शायद मैंने, बट दैट इज़ फिनोल्फ्थलीन। याद रखिएगा, ये है फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर। फिनोल्फ्थलीन जो इंडिकेटर है इसकी क्या खास बात है, दैट इज कि अगर फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर को किसी बेसिक सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाया जाता है, मींस मिक्स करना। रिएक्ट करवाने का मतलब क्या होता है कि एक कोई केमिकल है, उसमें दूसरा केमिकल की कुछ ड्रॉप्स उसमें डाल दिए, उसको स्टीयर कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। तो वही रिएक्ट करवाने का मीनिंग यही होता है। सो यहाँ पर क्या किया, फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर को अगर हम किसी बेसिक सोल्यूशन से मिक्स करते हैं, देन इट गिव्स पिंक कलर। अब देखिए, पेपर में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, वो कैसे आते हैं, यही आते हैं क्वेश्चन कि अगर फिनोल्फ्थलीन जो सोल्यूशन है उसको अगर बेसिक सोल्यूशन से रिएक्ट करवाते हैं, देन इट गिव विच टाइप ऑफ कलर। तो वहाँ पे 3-4 ऑप्शन होंगे, पिंक होगा, रेड होगा, ब्लू होगा। सो यू हैव टू टेक ऑन पिंक कलर, ठीक है। ऑन अदर हैंड, अगर हम इसको एसिडिक सोल्यूशन से, किसे, जो फिनोल्फ्थलीन जो हमारे पास इंडिकेटर है, इसे अगर हम एसिडिक सोल्यूशन से रिएक्ट करवाते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आता, वो कलरलेस रहता है, ठीक है। अभी देखिए, हमने इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी किया। कुछ हम केमिकल्स के बारे में भी, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि कुछ एसिडिक्स होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं। यहाँ पर एसिड से रिलेटेड एक आपकी बुक में ब्लू बॉक्स दिया हुआ है, उसमें आपको बताया हुआ है एसिड रेन के बारे में। यस, एसिड रेन, कि जब रेन में रेन ड्रॉप्स जो आती हैं वो अगर एसिडिक हो जाएंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, एसिड रेन। ये एसिड रेन कैसे फॉर्म होती है, जो हमारे जो क्लाउड्स हैं उनसे तो वाटर ही आता है, तो वो एसिड कैसे बन जाता है। तो उसका फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है कि जो हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं, या जो आजकल हम पॉल्यूशन के बारे में, डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ कि पॉल्यूशन के बारे में सब लोग जानते हैं कि ऑटोमोबाइल व्हीकल्स यूज़ करने की वजह से एनवायरनमेंट में बहुत से पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो फ्लोट करते हैं। बहुत सारे जो हम पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो इमिशन कंटिन्यूटी में होता रहता है, नॉट ओनली फ्रॉम द ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज से भी होता है, कुछ पावर प्लांट्स भी होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मीन्स हैं जिनकी वजह से एयर में
हमारी जो चारों तरफ की जो एयर अवेलेबल है उसमें कुछ पॉल्यूटेंट्स मिक्स हो जाते हैं। ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये रेन वाटर के साथ मिक्स होकर के और कुछ एसिड्स बना देते हैं। तो उस टाइम पर जो एसिड जो रेन की फॉर्म में आता है नीचे अर्थ के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, एसिड रेन। ठीक है, तो इसका क्या एग्जांपल है, जैसे हम सबसे ज़्यादा अगर हम किसी पॉल्यूटेंट के बारे में सुनते हैं दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहती है ड्यू टू जो हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये रेन वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अगर रेन वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वो कार्बोनिक एसिड बना देती है। वहीं अगर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर जो है वो भी एक इमिशन है फ्रॉम द व्हीकल्स। ओके, ऑटोमोबाइल व्हीकल जहाँ पे हम पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो उनसे जो धुआं निकलता है, ब्लैक स्मोक, उसके अंदर कुछ इस तरीके के सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। तो सल्फर जो है वो भी वाटर के साथ मिक्स होकर सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड बनता है। ये एसिड जब अर्थ पर आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन तो ये एसिड रेन कहलाती है। दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। एंड स्टूडेंट्स, ये जो एसिड रेन है दिस इज़ टू मच हार्मफुल, क्योंकि अगर हम वी कैन से कि अगर हम बाहर हैं कहीं और हमारे पर कोई एसिड अगर गिर जाता है तो स्किन के लिए तो हार्मफुल है ही है। उसके अलावा ये बिल्डिंग्स जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं हमारे पुराने, उनके ऊपर भी बहुत ये हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करता है। इंडिया में एक एग्जांपल है कि आगरा में वंस एसिड रेन जो थी वो हुई थी, एंड ड्यू टू दैट जो ताजमहल है ना, ताजमहल का जो मार्बल है उसका कलर येलोइश हो गया था, उसका कलर येलो हो गया था। एंड इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो एसिड रेन है उसका हमारे मॉन्यूमेंट्स की जो ब्यूटीनेस है, जो सुंदरता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ओके, सो दिस इज अबाउट एसिड रेन। नाउ कंटिन्यू। आपकी बुक में एक ये जो फिनोफ्थलीन है इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी है। फाइनली उस एक्टिविटी के अंदर दो सोल्यूशन लिया है, वन इज एसिडिक और एक एसिड लिया है, बेस लिया है, और उन दोनों को टर्न बाय टर्न फिनोफ्थलीन से रिएक्ट करवाया है। ठीक है, तो वहाँ पर जो उस एक्टिविटी का जो कंक्लूजन है वो यही है कि फिनोफ्थलीन की वजह से जो बेसिक हैं वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो रहे हैं और जो एसिडिक सॉल्यूशंस हैं वो कलरलेस रह रहे हैं। इसके बाद अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपकी बुक में दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, कि किसी भी एसिड या बेस के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देना। न्यूट्रल मीन्स उनका जो मेन इफेक्ट है उसको नील कर देना, ना तो वो एसिड रहे ना वो बेस रहे। ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ प्रोसेस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, जब एसिड या बेस दोनों का इफेक्ट जो है वो नील हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, सो इसमें देखिए आपकी बुक से ही मैंने एक लाइन ली है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप भी अंडरलाइन कीजिएगा इसे। when acid solution and base solution mixed in suitable amount, देखिए मैंने आपको बताया था कि एसिड या बेस दोनों का इफेक्ट खत्म करना है, तो एसिड और बेस अगर दोनों सूटेबल अमाउंट में मिक्स कर देंगे तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को निल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। when acid solution and a base solution mixed in suitable amount, both acidic nature of acid and basic nature of base destroyed, एसिड का जो एसिडिक नेचर है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और बेस जो बेसिक है, बेसिक नेचर है बेस का, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इट मीन्स ना तो अब वो जो सोल्यूशन था जिसमें हमने एसिड और बेस को जो मिला के बनाया तो वो उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। ठीक है, एक बात यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली होती है, अगर इस तरीके का कोई एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, सूटेबल अमाउंट, ये सूटेबल अमाउंट जरूर ध्यान रखना होता है कि जो एसिड ले रहे हैं उसका भी सूटेबल अमाउंट, क्योंकि उनकी जो कहते हैं ना कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि अगर जो एसिड ले रहे हैं वो कितना कंसंट्रेट है या जो बेस है वो कितना डाइल्यूट है या कंसंट्रेट है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये आपको सीनियर क्लासेस में आएंगी, +1 में जो लोग नॉन मेडिकल लेंगे वहाँ काम आएगी। ठीक है, उसके बाद ये तो था न्यूट्रलाइजेशन। अब अगर हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के कुछ केमिकल जो इक्वेशंस हैं, वो एग्जांपल्स हैं, वो हम देखते हैं। देखिए, अगर एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं, यहाँ पे हमने बोला ना कि एसिड और बेस को रिएक्ट करवा रहे हैं, तो कभी भी जहाँ पर भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो वहाँ पर जो उस रिएक्शन का आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, सॉल्ट
प्लस वाटर। देखिए यहाँ पे सॉल्ट खाली वही नहीं होता जो हम हमारे जो कुकिंग में हम यूज़ कर रहे हैं, और भी कई सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम सॉल्ट कहते हैं। इनकी भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इस वजह से इनको सॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, तो अगर एसिड और बेस कभी भी रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पर क्या चीज़ फॉर्म हो रही है, वहाँ पर फॉर्म हो रहा है सॉल्ट प्लस वाटर। एंड इन दोनों के साथ जब भी ये रिएक्शन होगी एसिड और बेस की, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हीट भी प्रोड्यूस होती है। हीट इवॉल्व होना मतलब हीट का प्रोड्यूस होना। ठीक है, तो हीट भी इवॉल्व होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान से स्टडी कीजिएगा, एंड ये आपको 10th क्लास में भी काम आती है। ठीक है, 10th बोल रहा हूँ तो मीन्स 8, 9, 10 तीनों ईयर में काम आएगी। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। मैंने यहाँ पे केमिकल फार्मूलाज लिखे हैं, आपकी बुक में ये दोनों में वर्ड फॉर्म में भी दिया हुआ है, और केमिकल 1 जो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम कह लीजिए, एग्जाम्पल कह लीजिए, इसका केमिकल और वर्ड दोनों दिए हुए हैं। और जो सेकंड जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपकी बुक में ओनली वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, वो भी हाफ एग्जाम्पल दिया हुआ है। मैंने इसको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, तो आप ये अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा, या सूटेबल प्लेस जहाँ से आप इसको रिकॉल कर सकें, बिकॉज एग्ज़ाम में ये जो इक्वेशंस हैं ये आती हैं। ठीक है, जब पेपर सेट किया जाता है तो उसमें आपको इस तरीके की इक्वेशंस फॉर्म करने के लिए दी जाती हैं, और वर्ड फॉर्म और केमिकल फार्मूला, जो ये केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है ना HCl, दिस इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको ये लर्न करनी है। अभी के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए हमने पढ़ा कि एसिड और बेस को जब हम मिक्स करते हैं, जब हम उनको रिएक्ट करवाते हैं आपस में, तो वहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है और साथ में हीट इवॉल्व होती है। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमने क्या किया, एक एसिड को रिएक्ट करवाया, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है, एक बेस है। तो जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाएंगे तो उससे क्या बनेगा, यहाँ पर जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवा रहे हैं तो NaCl बनेगा, जो क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड, और वो क्या होता है, एक सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। और H2O ये वाटर का केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, वाटर बन गया। यही हमने स्टडी किया था कि एसिड और बेस को जब रिएक्ट करवाएंगे तो एक सॉल्ट बनेगा और एक वाटर बनेगा। तो देखिए हमने एसिड को रिएक्ट करवाया बेस के साथ, तो हमारे पास क्या बना, एक सॉल्ट और वाटर। सिमिलरली यहाँ पर देखिए H2SO4। ठीक है, सो ये H2SO4 ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड है ये, सल्फ्यूरिक एसिड, प्लस CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर दिया हुआ है आपकी बुक में। यहाँ पर लाइम वाटर जो होता है वो बेस होता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, आपकी बुक में जो सेकंड पेज पे ब्लू कलर का एक टेबल दिया हुआ है उसमें ये दिया हुआ है लाइम वाटर का केमिकल नेम कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये बेसिक इन नेचर है और ये एसिड इन नेचर है। तो एसिड और बेस को रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला, कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर, ये एक सॉल्ट है, एंड आगे H2O क्या था, अभी बताया था ना, वाटर। ठीक है, तो यहाँ भी वही सेम इक्वेशन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। याद रखिएगा, एसिड और बेस को जब भी हम रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ पर क्या चीज़ फॉर्म होती है, वहाँ पे फॉर्म होता है सॉल्ट एंड वाटर, एंड साथ में हीट इवॉल्व होती है। सो दिस इज एंटायर न्यूट्रलाइजेशन, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। न्यूट्रलाइजेशन के हमारे डेली लाइफ में भी कुछ यूज़ हैं। सबसे पहला यूज़ इंडाइजेशन। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, उससे क्या होता है, स्टमक जो है वो बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है स्टमक में। हमारे स्टमक के अंदर, आपने चैप्टर 2 जो आपका था 7th में, उसमें मैंने आपको ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कि हमारा जो स्टमक की इंटरनल वॉल्स हैं वहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सिक्रीट होता है फूड को एसिडिक बनाने के लिए।
तो ये जो फूड एसिडिक मीडियम जो बन जाता है, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि ड्यू टू हमारे जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनकी वजह से हम कुछ ऐसा खा लेते हैं कि एक तो हमारे स्टमक में ऑलरेडी सिक्रीशन हो रहा है एसिड का, लेकिन जो हम कुछ खाते हैं ऐसा है कि वो भी अंदर एसिड रिलीज करता है और जो हमारे स्टमक में एसिड की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। उसकी वजह से जो स्टमक में पेन वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर एसिड ज़्यादा हो रहा है, एसिड इंक्रीज हो रहा है, तो इसके इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करेंगे हम? न्यूट्रलाइजेशन का फंडा यूज़ करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन का क्या फंडा था कि अगर एसिड ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा बेस मिला दो, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपके बुक में जो टेबल है उसमें बताया हुआ है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एक बेस है, ठीक है। मार्केट में अवेलेबल होता है, काफ़ी ज़्यादातर छोटे बच्चों को जब प्रॉब्लम होती है तो उनको दिया जाता है, मेडिसिन है ये एक, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क जो कलर वाइटिश कलर की होती है, ये जब इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो तब दिया जाता है। सिरप की फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में 2-3 स्पून जो है वो बच्चे को दिया जाता है एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब हम ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सिरप जब हम लेते हैं तो हमारे स्टमक के अंदर जो HCl जो इंक्रीज हो गया है उसके साथ रिएक्ट करता है और न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। उससे HCl का लेवल डाउन हो जाता है और हमारा जो स्टमक एक है या इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, एंट बाइट। अगर कोई एंट बाइट कर लेती है, चींटी काट लेती है, तो एंट का जो बाइट होता है उसमें वो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है हमारी स्किन में, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि कहीं पर अगर एसिड ज़्यादा हो गया है तो उसकी वजह से पेन होगा, स्वेलिंग आएगी, ये सब होता है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा बेकिंग सोडा जो होता है वो उस पर रब कर देते हैं जहाँ पे एंट ने बाइट किया होता है। उससे क्या होगा, जो बेकिंग सोडा है वो क्या है? बेसिक है, बेस इन नेचर जो है, बाय नेचर, बाय केमिकल प्रॉपर्टीज़ इट इज़ बेसिक इन नेचर। तो अगर एक बेस को हम एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो एंट ने जो बाइट किया था, जो पेन हो रहा था, वो दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एंट बाइट जो फॉर्मिक एसिड था उसमें हम बेकिंग सोडा अगर मिक्स कर देंगे, बेकिंग मिक्स करने का मतलब जहाँ पे स्किन पे एंट ने बाइट किया है वहाँ पे बेकिंग सोडा रब किया जा सकता है, और कोई इंजेक्ट तो कर नहीं पाते हम, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ इसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। एक और चीज़ होती है, सोल्यूशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड कैलामाइन, ठीक है। ये भी बेसिक इन नेचर होता है, हम इसको भी यूज़ करते हैं किसके लिए? एंट बाइट के इफेक्ट को कम करने के लिए। याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन कई तरीके से फॉर्म हो सकता है। जैसे एंट जो है वो कौन सा एसिड रिलीज करती है? फॉर्मिक एसिड। एंट बाइट के जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए हम कौन सा बेस यूज़ करते हैं? इट मे बी बेकिंग सोडा और अगर कैलामाइन। हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाए उसके जो ऑप्शन वगैरह MCQ में, वहाँ पे दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो आपको ये भी लर्न करना है। इसके अलावा भी अगर आपकी बुक में आपको कोई और मिल जाता है नेम, तो वो भी लर्न करना है। उसी तरीके से आगे देखते हैं सॉइल ट्रीटमेंट, ठीक है। सॉइल ट्रीटमेंट की में इसका क्या रोल है न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस का? देखिए, जो हमारी फार्मिंग लैंड होती है उसमें जो सॉइल होती है उसमें एसिड की या बेस की क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो जाती है, एक सर्टेन लेवल से अगर इंक्रीज कर जाती है, तो वो प्लांटेशन के लिए हार्मफुल है। यहाँ पे वहाँ पे जो क्रॉप्स हैं वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं हो सकती। तो वहाँ पर उस एसिडिक इफेक्ट को या बेसिक इफेक्ट को निल करने के लिए, उसको कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए कुछ उसमें, अगर वो एसिडिक हो रही है सॉइल तो उसमें बेस ऐड कर देते हैं, और अगर बेसिक हो रही है तो उसमें कुछ एसिड्स ऐड कर देते हैं। देखिए, अगर सॉइल जो है वो एसिडिक हो रही है तो उसमें क्विक लाइम ऐड कर देते हैं। क्विक लाइम क्या है? एक बेस है। अगर एसिड में बेस को ऐड करेंगे तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। सिमिलरली, अगर जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई है तो उसमें कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? कोई जो ह्यूमन एक्सक्रीटा से रिलेटेड है या एनिमल एक्सक्रीटा से रिलेटेड, गोबर की खाद जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, इस तरीके के ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं। उससे उसका जो बेसिक नेचर जो इंक्रीज़ कर गया है सॉइल का, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। एक और फैक्ट्री वेस्ट क्या होता है कि आजकल जितनी भी फैक्ट्रीज़ होती हैं उनमें जो भी सब्सटेंसेस हम यूज़ करते हैं उनमें
प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद में जो कुछ अब्स्ट्रैक्ट जो रह जाते हैं, थोड़ा बहुत जो कुछ एंड में वेस्ट की फॉर्म में जो चीज़ें रह जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, जो फैक्ट्री पर्सन्स होते हैं वो उनको डायरेक्टली थ्रो आउट कर देते हैं, या तो बाहर किसी खुले ग्राउंड में थ्रो कर देते हैं या फ्लोइंग वाटर में, रिवर्स वगैरह में ऐड कर देते हैं। उससे क्या लॉस होगा? लेट्स से कि अगर वो सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा एसिडिक हैं, तो अगर उन्होंने खुले ग्राउंड में थ्रो कर दिया तो वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, तो वो इनफर्टाइल हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। और अगर उन्होंने कहीं उसको एक्वेटिक अगर किसी फ्लोइंग वाटर में थ्रो कर दिया तो क्या होगा, उस फ्लोइंग वाटर के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। फिशेज़ हैं या और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, अगर वो वाटर एसिडिक हो गया तो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि जो फैक्ट्री ऑनर्स होते हैं उनको ये प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं कि आप जो भी वेस्ट अपनी इंडस्ट्री के बाहर थ्रो कर रहे हो उसको पहले न्यूट्रलाइज कीजिए। अगर वो एसिडिक है तो उसको बेस से ऐड करके न्यूट्रलाइज करके फिर उससे फैक्ट्री के बाहर जाने दीजिए, जहाँ भी वो वेस्ट डिस्पोजल का उनका जो भी मीडियम है, चाहे वो फ्लोइंग वाटर में है या फिर ओपन ग्राउंड है या पिट्स में, कहीं भी वो थ्रो करते हैं। सो दिस इज़ योर चैप्टर। I had cleared almost entire all the things, ठीक है, एंड ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, यू कैन आस्क, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।